गायनी वार्ड से एक लड़की के मुसलसल चीखने की आवाजें सुनते जारून अफंदी बरहम हुआ। ये लड़की इतना रो क्यों रही है मिस मेहर? सर, इसे लेबर पेन हो रहा है, लेकिन इसके ड्यूज क्लियर नहीं है, कोई डॉक्टर केस नहीं ले रही। व्हाट रबिश! हर साल करोड़ों की डोनेशन लेने के बावजूद तुम लोग गरीबों के साथ ये सलूक करते हो। इसकी धार पर सीनियर स्टाफ भी अपने कमरों से निकल आया। वो जानते थे अफंदी इंडस्ट्रीज के मालिक का भरोसा उठ गया तो इनकी शामत आएगी। सरबाज से पैसों की नहीं, पेशेंट के साथ शौहर भी नहीं है। आई एम श्योर बच्चा इलीगल है। एमडी के खुश आमदीदी लहजे पर इसने अफसोस से सर हिलाया। मैं इस बात की तस्दीक जरूर करूंगा। वो तैश में अंदर दाखिल हुआ, मगर लड़की के चेहरे पर नजर पड़ते इसके कदम वहीं जम गए। गायनी वार्ड से एक लड़की की मुसलसल चीखों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। दर्द से बड़ी हर चीख सुनने वाले के दिल दहला रही थी। नर्सें एक दूसरे की तरफ देख रही थीं। वार्ड बॉय खामोश खड़े थे, किसी के चेहरे पर बेबसी थी, किसी के चेहरे पर लापरवाही। इस वक्त जारून अफंदी तेज कदमों से कॉरिडोर में आया। इसकी पेशानी पर नागवारी साफ दिखाई दे रही थी। आवाजें मुसलसल इसके कानों से टकरा रही थीं। ये लड़की इतना क्यों रो रही है मिस मेहर? मिस मेहर ने नजरें झुका ली। सर, इसे लेबर पेन शुरू हो चुका है। ड्यूज क्लियर नहीं हुए, इसलिए कोई डॉक्टर केस लेने पर तैयार नहीं। जारून का चेहरा सख्त हो गया। व्हाट रबिश! हर साल करोड़ों की डोनेशन लेने के बावजूद यहाँ गरीब लोगों के साथ यही सलूक होता है। इसकी गूंजदार आवाज पूरे कॉरिडोर में फैल गई। सीनियर डॉक्टर्स अपने कमरों से बाहर निकल आए। नर्सें सहम कर एक तरफ खड़ी हो गईं। हर शख्स जानता था फंदी इंडस्ट्रीज के मालिक की नाराजगी पूरे अस्पताल की इंतजामिया पर भारी पड़ सकती थी। एमडी जल्दी से इसके करीब आया। सर, बात सिर्फ पैसों की नहीं। जारून ने तेज निगाह इस पर डाली। फिर मसला क्या है? सर, पेशेंट के साथ कोई शौहर मौजूद नहीं, किसी किस्म का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। एक लम्हे की खामोशी छा गई। एमडी ने कदरे धीमी आवाज में कहा, मुझे पूरा यकीन है बच्चा गैर कानूनी है, इसलिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जारू ने चंद लम्हे खामोश रहकर सबके चेहरे देखे, फिर अफसोस से सर हिलाया। इस बात की तस्दीक मैं खुद करूंगा। वो गायनी वार्ड की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। गायनी वार्ड के अंदर हर तरफ भागते कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। नर्सें एक दूसरे को हदायत दे रही थीं। व्हीलचेयर एक तरफ खड़ी थी, ट्रॉली पर दवाएं रखी थीं। कमरे के बीचों बीच बेड पर लेटी वो लड़की दर्द से तड़प रही थी। इसकी सांसें बेतरतीब थीं, पेशानी पसीने से भीग चुकी थी, बाल चेहरे से चिपक गए थे। जारून अफंदी की नजरें जैसे इस चेहरे पर ठहर कर सांस लेना भूल गईं। इसके चेहरे का रंग एक लम्हे में उड़ गया। आंखों में हैरत, बेयकीनी, सदमा एक साथ उतर आया। तो इस लड़की ने आस्ता आस्ता आंखें खोली। दर्द से लब कांप रहे थे। निगाह इसके चेहरे तक पहुंची तो एक लम्हे की खामोशी छा गई। फिर इसके आंखों में खौफ उतर आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरे करीब मत आइए। जारू ने गहरा सांस लिया। नजरें मुसलसल इसी चेहरे पर जमी रही, जैसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। मुझे पहले ये बताओ, तुम इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? लड़की ने लब भींच लिए। दर्द की एक शदीद लहर उठी तो इसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। नर्स घबरा कर आगे बढ़ी। सर, पेशेंट की हालत खराब हो रही है, फौरन फैसला करना होगा। जारू ने पलटकर सबकी तरफ देखा। इसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आज के बाद इस अस्पताल में किसी मरीज का इलाज पैसों, कागजों, रिश्तों की बुनियाद पर नहीं रुकेगा। अभी इसी वक्त इसका ऑपरेशन तैयार करो। एमडी ने बेबसी से इसकी तरफ देखा। सर, अगर कोई कानूनी मसला बन गया? जारून की नजरें इस पर जम गई। हर जिम्मेदारी मेरी होगी। अभी सिर्फ एक जान बचनी चाहिए, बाकी बातें बाद में होंगी। पूरे वार्ड में खामोशी छा गई। किसी में इतनी हिम्मत न रही कि इसके फैसले पर एक लफ्ज भी बोल सके। जबकि बेड पर लेटी वो लड़की आंखें बंद किए मुसलसल दर्द बर्दाश्त कर रही थी।
इसके दिल में सिर्फ एक ही खौफ जिंदा था, ज़ारून अफंदी इसे पहचान चुका था। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो चुका था। सुर्ख बत्ती मुसलसल जल रही थी। कॉरिडोर में गैर मामूली खामोशी फैली हुई थी। नर्सें आहिस्ता कदमों से आ जा रही थीं। डॉक्टर्स अपनी फाइलें हाथों में लिए मसरूफ थीं। ज़ारून अफंदी दीवार के साथ रखी कुर्सी पर बैठा सामने बंद दरवाजे को देख रहा था। इसकी नसें एक ही जगह पर जमी हुई थी, जैसे इसके इर्द गिर्द मौजूद हर आवाज इससे बहुत दूर जा चुकी हो। वक्त कभी कभी इंसान को बगैर इजाजत बरसों पीछे ले जाता है, जहां वो चाह कर भी वापस जाने से खुद को रोक नहीं पाता। ऐसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसका हाथ पकड़ा हो, आहिस्ता आहिस्ता इसे माजी की इन गलियों में ले गया हो जहां वो सिर्फ 18 बरस का नौजवान था। कम उम्र थी, जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। बाप को इस दुनिया से गए 2 साल गुजर चुके थे। पूरी आफंदी हवेली का बोझ इसके कंधों पर आ चुका था। इसकी वालदा शदीद सदमे के बावजूद हवेली के अंदरूनी मामला संभालती थी। बाकी हर फैसला ज़ारून को करना पड़ता था। जागीरें, कारोबार, मुलाजमीन, गांव के झगड़े, हर मसला आखिरकार इसी के सामने आता था। इतनी कम उम्री में इसने मुस्कुराना भी कम कर दिया था। हर वक्त जिम्मेदारी इसके चेहरे पर लिखी रहती थी। लोग इसे उम्र से कई ज्यादा बड़ा समझते थे। इस रात भी आधी रात गुजर चुकी थी। पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था। लंबे बरामदों में लगी लालटेनों की मध्यम रोशनी फर्श पर बिखर रही थी। बाहर कहीं दूर रात के परिंदों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ज़ारून पूरे दिन की थकन के बाद अपने कमरे में सो गया था। कुछ देर बाद इसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसके कदमों के करीब बैठा हुआ। फिर एक हल्की सी खुशबू इसके इर्द गिर्द फैलने लगी, मिट्टी में फैले फूलों जैसे। वह खुशबू इसके लिए बिल्कुल अजनबी ना थी, वो इसे पहचानता था। इसने आहिस्ता से आंखें खोली, सामने नजर गई तो एक दुबली पतली लड़की सर झुकाए इसके कदमों के पास बैठी थी। दोनों हाथों से निहायत एहतियात के साथ इसके पांव दबा रही थी। इसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था, जैसे यही इसकी सबसे बड़ी खुशी हो। ज़ारून एकदम उठकर बैठ गया। खुदा के लिए तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में कैसे आ गई? मारवी ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर निहायत मासूमियत से मुस्कुरा दी। आपके पांव दबा रही हो? तुम मजाक कर रही हो? मेरे साथ नहीं साईं, मजाक क्यों करूं? फिर यहाँ आने की जरूरत क्या थी? हाँ, आप ही तो कह रहे थे शाम को पाँव में बहुत दर्द है। इसने हैरानी से इसे देखा। मैंने कब कहा था कि रात के वक्त मेरे कमरे में आकर पाँव दुबाना? मारवी ने पलकें झुकाई, फिर धीरे से बोली, आपने नहीं कहा था, मैं खुद आ गई। ज़ारून ने बेख्तियार माथे पर हाथ रख लिया। ये लड़की आखिर इसकी बात समझती क्यों नहीं थी? मारवी एक गरीब घराने की बेटी थी। किस्मत ने इसके साथ हमेशा जुल्म किया था। इसकी मां के इंतकाल के बाद इसके सौतेले बाप ने इसे कभी बेटी नहीं समझा। घर के हर काम का बोझ इसे पर डाल दिया। फिर एक दिन चंद सिक्कों के लालच में इसकी शादी अपने से कई गुना बड़े उम्र रसीदा शख्स के साथ तय कर दी। पूरा गांव निकाह की तैयारियों में मसरूफ था। मारवी खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। किसी ने इसकी मर्जी पूछने की जरूरत महसूस न की। इसी दौरान ज़ारून अफंदी वहां पहुंच गया। इसने मजमे के बीच खड़े होकर निकाह रुकवा दिया। ये निकाह नहीं होगा। ये लड़की कोई सामान नहीं जिसे पैसों के बदले बेच दिया जाए। जो रकम चाहिए मुझसे ले लो, इस पर जुल्म मत करो। इसके एक हुक्म पर सब लोग खामोश हो गए। कोई इसके सामने बोलने की हिम्मत न कर सका। बूढ़ा शख्स वहां से चला गया। सौतेला बाप भी बेइज्जत होकर रह गया। इस दिन इसने मारवी को घर से निकाल दिया। चंद दिन बाद वो बेआसरा अफंदी हवेली के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वालदा ने रहम खाया। हवेली में रहने की इजाजत मिल गई। हल्के फुल्के काम दे दिए गए। मारवी शक्ल से किसी अमीर घर की बेटी लगती थी। गंदमी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, सादा लिबास भी इसकी खूबसूरती ना छुपा पाता। गांव की मिट्टी इसकी खुशबू में बसी हुई थी। इसकी मासूमियत हर बात से झलकती थी। वो जिस दिन से हवेली में आई थी, इस दिन से ज़ारून को अपना मोहसिन समझने लगी थी।
इसे लगता था जिस शख्स ने इसे जहन्नुम से निकाला, इसकी खिदमत करना इसका फर्ज है। वक्त गुजरता गया, फर्ज खामोशी से मोहब्बत में बदल गया। मारवी को शायद खुद भी मालूम ना हुआ वो कब दिल हार बैठी। वो ज़ारून की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती, इसके पसंदीदा खाने याद रखती, दवा का वक्त याद रखती, थकन चेहरे पर देखकर परेशान हो जाती। ज़ारून ने दोबारा सख्त लहजे में कहा, तुम मेरे कमरे तक कैसे आ गई? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? मारवी ने सादगी से जवाब दिया, जो सोचना होगा सोच लेगा, मुझे क्या? आपके पाँव में दर्द था, मैं दुबाने आ गई। मैं ख्याल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ज़ारून ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, मेरे पाँव में वाकई दर्द था, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, फौरन यहाँ से चली जाओ। मारवी चंद लम्हे खामोश रही, फिर अचानक इसके सामने आकर बैठ गई। एक बात पूछूं? ज़ारून ने तीखे थके हुए अंदाज में से देखा। अब क्या है? मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, आप अच्छे लगते हैं मुझे, बातें छुपाना नहीं आता, मोहब्बत करती हूँ आपसे, शादी कर लेना मुझसे। हवेली के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, फिर चाहे बाद में किसी और से भी शादी कर लेना। आप बड़े सरदार हैं, लोग कहते हैं बड़े सरदार एक से ज्यादा शादियां करते हैं। ज़ारून चंद लम्हों तक इसे देखता रह गया। इसका दिल चाहा जोर से डांट दे, पर फौरन ख्याल आया कि अगर आवाज बुलंद हुई तो हवेली में कोई जाग जाएगा। रात के इस पहरे गैर शादीशुदा लड़की का इसके कमरे में होना मारवी की इज्जत पर ऐसा दाग लगा देता जो शायद कभी ना धुलता। वो आहिस्ता लहजे में बोला, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? मारवी ने फौरन सर हिला दिया, बिल्कुल अंदाजा है। ज़ारून ने गहरा सांस लिया। इस वक्त वो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। नौकरानी से शादी करना तो इसके खानदान के लिए नामुमकिन बात थी। मारवी की मासूमियत पर इसे तरस भी आ रहा था। इसे सख्ती से मना करता तो शायद वो रो पड़ती। इसने चंद लम्हे सोचने के बाद धीरे से कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, अब तुम अपने कमरे में चली जाओ। ये सुनते मारवी के चेहरे पर ऐसी रोशनी फैल गई जैसे किसी ने इसकी झोली में पूरी दुनिया डाल दी हो। इसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो बार बार सर हिलाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर एक बार मुड़कर इसे देखा, मुस्कुराई, फिर तेजी से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ज़ारून ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। इसे फौरन एहसास हो गया था कि इसने गलती कर दी। इस एक जुमले ने मारवी के दिल में ऐसी उम्मीद जगा दी थी जिसकी ताबीर शायद कभी मुमकिन ना थी। दिल की बात छुपाने के लिए अकल चाहिए होती है। मारवी के पास अकल से ज्यादा सच्चाई थी। इसके दिल में जो आता वो जुबान पर ले आती। शायद इसी मासूमियत ने इसे दुनिया के हर फरेब से बेखबर रखा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खामोशी पहले जैसी कायम थी। ज़ारून कुर्सी पर बैठा सामने जलती सुर्ख बत्ती को देख रहा था। इसकी नजरें दरवाजे पर जमी थी, जैसे वो हर गुजरते लम्हे का हिसाब रख रहा हो। अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। ख्यालों में गुम रहने का इरादा है या वापस भी आना है? ज़ारून ने चौंक कर सर उठाया। सामने अहमद खड़ा मुस्कुरा रहा था। तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने इलाज के लिए आया था, तुम्हारा फोन बंद था, पता चला यहाँ कोई मसला खड़ा हो गया, बस फिर सीधा यहाँ आ गया। चल यहाँ से अपनी बीमारी पर ध्यान दे, दूसरों की जिंदगियां संभालते संभालते अपनी जिंदगी मर हार बैठ। ज़ारून हल्का सा मुस्कुराए, यही तो मेरा काम है यार, अब क्या रह गया है? जितना वक्त है लोगों के काम आ जाऊं, यही बहुत है। आया तो अपना इलाज के लिए आया था, ये मसला सामने आ गया, अब थोड़ी देर बैठते हैं, सब ठीक हो गया तो निकल जाएंगे। अहमद ने खामोशी से सर हिला दिया। ठीक है, मैं भी यहीं बैठा हूं। अहमद की मौजूदगी ने ज़ारून को एक बार फिर 6 माह पहले के दिन में पहुंचा दिया। वो दिन इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख गया था। इससे 7-8 माह पहले मारवी अचानक हवेली छोड़कर चली गई थी। वो किसी को कुछ बता कर नहीं गई। ज़ारून ने इसे तलाश करने की जरूरत ही महसूस ना की। इसके नजदीक वो हवेली की एक मुलाजमा थी। एक मुलाजमा के जाने पर पूरा निजाम नहीं रुकता। इसके पास इससे कई ज्यादा जरूरी काम थे। गांव के मसाइल, कारोबार, जागीरें, लोगों की जिम्मेदारियां। जिंदगी आगे बढ़ती रही। 2 माह बाद एक और सदमा इसके हिस्से में आया। इसकी वालदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। शौहर की जुदाई इन्हें पहले अंदर से तोड़ चुकी थी। बीमारी बढ़ती गई, आखिरकार वो भी हमेशा के लिए चली गई।
इस दिन पहली बार ज़ारून को महसूस हुआ कि दुनिया में इसका अपना कोई नहीं रहा। हवेली वैसे थी, कमरा वही थे, सेन वही था, नौकर वही थे, बस घर खत्म हो गया था। चंद माह बाद इसने इस तन्हाई को कबूल कर लिया। वो खुद को मुकम्मल तौर पर लोगों की खिदमत में मसरूफ रखने लगा। इसका ख्वाब था पूरे इलाके की किस्मत बदल दे, नए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, रोजगार के मौके पैदा करे। शादी इसकी तरजीहात में कभी शामिल ही नहीं रही। वो हमेशा ये कहता था कि अभी बहुत काम बाकी है। एक दिन अचानक इसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द शुरू हो गया। पहले इसने आम थकन समझा, फिर दर्द रोज का मामूल बन गया। कभी बुखार आ जाता, कभी जिस्म टूटने लगता, कभी चलते चलते चक्कर आ जाता। वो आम डॉक्टरों के पास जाता, दवाइयां लेता, चंद दिन आराम से रहता, फिर वही तकलीफ वापस आ जाती। आखिरकार वो शहर के एक बड़े स्पेशलिस्ट के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने तफसीली मुआयना किया, बहुत से टेस्ट लिखे। तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एक पर्ची इसकी तरफ बढ़ा दी। ये आखिरी टेस्ट भी करवा लीजिए। ज़ारून ने पर्ची पर नजर डाली। वो बोन मैरो कैंसर का टेस्ट था। चंद दिन बाद रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट ने इसकी पूरी दुनिया खामोश कर दी। इसे बोन मैरो कैंसर था, एक नया बीमारी। डॉक्टर ने इसे ज्यादा देर खामोश नहीं रहने दिया। मायूस मत हो, अच्छी बात यह कि बीमारी अभी ऐसे मरहले में है जहां इलाज मुमकिन है। ज़ारून की आंखों में उम्मीद जागी। इलाज क्या है? ऑपरेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। आपकी किसी करीबी खून के रिश्ते से बोन मैरो लिया जाएगा, फिर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। उम्मीद बहुत अच्छी है। ज़ारून के चेहरे पर आने वाली खुशी अगले लम्हे खत्म हो गई। मेरे अपने तो कोई नहीं, वालिद नहीं, वालदा नहीं, बहन भाई भी नहीं। डॉक्टर खामोश हो गए। फिर एहतियातन तमाम करीबी रिश्तेदारों के टेस्ट करवाए गए। किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मिला, किसी की बोन मैरो साख्त मुताबकत न रख सकी। ज़ारून का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव था, इंतहाई नायाब। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए गहरा सांस लिया। मेरी राय में आपके पास 1 से 2.5 साल है। एहतियात करें तो शायद इतना वक्त मिल जाए, हकीकत माने तो 1.5 साल समझे। आखिरी महीने शायद अस्पताल में गुजरे। इस दिन के बाद ज़ारून की जिंदगी बदल गई। जिस्म का दर्द बढ़ता गया, कभी अचानक बेहोश हो जाता, कभी कई कई घंटे बिस्तर से उठ ना पाता। सिर्फ अहमद हर वक्त इसके साथ खड़ा रहा। बाकी दुनिया अपने अपने कामों में मसरूफ रही। डॉक्टर्स मुसलसल डोनर तलाश करते रहे। ब्लड ग्रुप कहीं न कहीं मिल भी जाता, बोन मैरो की मुकम्मल मुताबकत नहीं मिलती थी। एक मुलाकात के दौरान डॉक्टर ने खामोशी से एक और इम्कान बताया। अगर आप शादी कर ले, आपकी औलाद हो, औलाद का ब्लड ग्रुप मुनासिब हुआ, जरूरत पड़ने पर इससे भी बोन मैरो लिया जा सकता है। ज़ारून ने फौरन सवाल किया, इतने छोटे बच्चे से बोन मैरो लेना महफूज होता है? डॉक्टर ने एतमाद से जवाब दिया, 1 साल के बच्चे से भी बोन मैरो लिया जा सकता है। तरीका महफूज होता है, बस खून का रिश्ता होना चाहिए। ज़ारून खामोश बैठा रहा। इसके पास न वक्त था, न शादी का इरादा, न इतनी मोहलत कि बच्चा पैदा हो, फिर 1 साल का भी हो जाए। इसने इस दिन दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया कि जितना वक्त बाकी है लोगों के नाम कर दूंगा। इसी सोच के साथ वो रोज किसी न किसी फलाही काम में मसरूफ रहता। आज भी वो अपने इलाज के सिलसिले में अस्पताल आया था। किस्मत ने इसे यहाँ मारवी के सामने ला खड़ा किया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर गुजरता लम्हा पहले ज्यादा तवील महसूस हो रहा था। अहमद कभी कॉरिडोर में चहलकदमी करता, कभी आकर ज़ारून के पास बैठ जाता। ज़ारून की नजरें मुसलसल इसी दरवाजे पर जमी हुई थी। अचानक खामोशी को चीरती एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। ज़ारून ने बेख्तियार सर उठाया। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो खुद भी नहीं समझ सका आखिर एक अजनबी बच्चे की पहली आवाज सुनकर इसके दिल में ऐसी अजीब सी खुशी क्यों उतर आई थी, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक चिराग जला दिया हो। अहमद ने इसकी तरफ देखा। मुस्कुरा भी लेते हो तुम? ज़ारून ने नसें दरवाजे से ना हटाई। बच्चे की आवाज ही ऐसी होती है, दिल चाहे भी तो बेहिस नहीं रह सकता। अहमद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये वही लड़की है ना जो तुम्हारी हवेली में काम करती थी? ज़ारून ने धीरे से सर हिलाया। हाँ वही मारवी। अहमद ने हैरत से इसे देखा। वही जो तुम्हारे पीछे घूमती रहती थी, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखती थी।
زارون کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں وہی ایک رات میرے کمرے میں آ گئی تھی، کہنے لگی مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے شادی کر لو۔ احمد بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ زارون نے گہرا سانس لیا، صرف اتنا کہا کہ سوچوں گا۔ احمد کی ہنسی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، پھر وہ اچانک کہاں چلی گئی؟ آج یہاں کیسے پہنچ گئی؟ شوہر بھی ساتھ نہیں، بچہ بھی پیدا ہو گیا، مجھے تو اس کا کردار ٹھیک نہیں لگتا۔ زارون کے چہرے کی نرمی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ اس نے پہلی بار سخت نظروں سے احمد کی طرف دیکھا۔ کسی کے بارے میں بغیر حقیقت جانے فیصلہ مت کرو۔ احمد خاموش ہو گیا۔ زارون نے آہستہ آواز میں کہا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کا ہمیں اندازہ بھی نہ ہو۔ ہر خاموش انسان قصوروار نہیں ہوتا۔ احمد نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر مزید کچھ نہ کہا۔ چند لمحے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ اس کی باہوں میں سفید کپڑے میں لپٹا ننھا سا بچہ تھا۔ اسے سامنے بیٹھے زارون کو دیکھا، شاید اسے یہی لگا وہ بچے کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ وہ سیدھی اس کے سامنے آ گئی۔ مبارک ہو، بہت پیارا بیٹا ہوا ہے۔ زارون چند لمحے خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے بچے کا چہرہ ذرا سا کھولا۔ ننھا سا چہرہ سرخ گلاب کی پنکھڑی جیسا تھا۔ بند آنکھیں، چھوٹی سی ناک، نرم گلابی ہونٹ، گھنے سیاہ بال۔ اس کی معصومیت دیکھنے والے کو ایک لمحے میں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ زارون بے اختیار سے دیکھتا رہ گیا۔ ڈاکٹر مسکراتی، ماشاءاللہ بہت صحت مند بچہ ہے۔ آج کل تو لوگ زیادہ تر 1.5-2 کلو کے پیدا ہوتے ہیں، یہ پورے 4.5 کلو کا ہے، بہت مضبوط بچہ ہے۔ احمد بھی آگے بڑھ آیا، واقعی بہت خوبصورت ہے۔ زارون نے آہستہ سے کہا، بالکل اپنی ماں پر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بچے کو دوبارہ اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ مریضہ بھی بے ہوش ہے، چند گھنٹوں بعد روم میں شفٹ کر دیں گے، 3 دن نگرانی میں رہے گی، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس اندر چلی گئی۔ زارون کی نظریں دیر تک اسی دروازے پر جمی رہیں جہاں بچہ غائب ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ صبح دوپہر میں بدل گئی، دوپہر شام کے قریب پہنچ گئی۔ ماروی کو خصوصی کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ نرسیں آتی رہیں، دوائیاں لگاتی رہیں۔ بچے کو کبھی نرسری لے جایا جاتا، کبھی واپس اس کے پاس لایا جاتا۔ احمد کئی بار گھڑی دیکھ چکا تھا۔ یار اب چل، پھر کسی نرس کو پیسے دے دیتے ہیں، وہ خیال رکھ لے گی، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اپنی حالت بھول گئے ہو۔ زارون نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا، پتہ نہیں کیوں دل نہیں مان رہا۔ احمد نے حیرت سے دیکھا، تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ زارون نے چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے بولا، ہاں کچھ سوال ہیں جن کے جواب صرف اسی کے پاس ہے۔ آخرکار شام کے وقت ماروی کو ہوش آ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، چھت دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا وہ ہسپتال کے کمرے میں ہے۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی ہے، جسم میں شدید کمزوری تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے پہلو کی طرف دیکھا۔ ننھا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ ایسے لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ قدموں کی آہٹ سن کر اسے سر موڑا۔ دروازے میں کھڑا شخص دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، سانس جیسے سینے میں رک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ساتھ خوف، حیرت، بے یقینی ایسے اتر آئی جیسے اس نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہو جسے دوبارہ ملنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ دروازے پر زارون افندی کھڑا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ زارون آہستہ قدموں سے آگے بڑھا، پھر بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں چند لمحے ماروی پر رہیں، پھر ساتھ لیٹے ننھے بچے پر چلی گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ بہت پیارا بچہ ہے تمہارا، کیسے ہو اب؟ طبیعت تو بہتر ہے نا؟ ماروی نے صرف اس کی طرف دیکھا، کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی، جیسے ہزاروں لفظ دل میں قید ہو مگر زبان تک آنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ زارون نے چند لمحے انتظار کیا، تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے سنا بھی نہیں، تم کہاں ہو؟ ماروی خاموش رہی۔ زارون کو پہلی بار اس کی ایک خاموشی عجیب لگی۔ وہ لڑکی تو دل کی ہر بات فوراً زبان پر لے آتی تھی، آج اتنی خاموش کیوں تھی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟
डॉक्टर को बुलाऊं? मारवी ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया, फिर अपना कमजोर सा हाथ उठाकर अपने दिल पर रख लिया। जारून चंद लम्हे से देखता रहा। वो इस इशारे का मतलब पूरी तरह ना समझ सका, मगर इतना जरूर महसूस हुआ जैसे वो कहना चाहती हो कि जिस्म से ज्यादा दिल जख्मी है। जारून ने बात बदल दी। इस बच्चे का बाप कहाँ है? कहीं नाराज होकर घर से निकल आई हो? इसका बाप तो है ना? मारवी ने आहिस्ता से नफी में सर हिला दिया। जारून चौंक गया। क्या मतलब? मारवी ने बड़ी मुश्किल से होंठ खोले। छोड़कर चला गया, अब इस दुनिया में नहीं है। जारून चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, फिर उसने गहरा सांस लिया। ओ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे। अहमद की बात ऐसे अचानक याद आई, से बेख्तियार गुस्सा आया। लोग कितनी आसानी से दूसरों के किरदार पर उंगली उठा देते हैं, ये सोचे बगैर कि हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दुख भी होता है जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। इसने नरमी से कहा, आप किसी बात की फिक्र मत करना, तुम वापस हवेली आ जाओ, पहले की तरह वहीं रहो, वहीं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मारवी ने पहली बार सुकून से इसकी तरफ देखा, फिर धीरे से सर हिला दिया। मेरे पास वैसे भी जाने के लिए कोई जगह नहीं, जारून ने इत्मीनान से कहा। फिर बात खत्म करें, अब भी तुम्हारा यही घर है। वो उठकर बाहर आ गया। इसने तमाम नर्सों को वाज़ेह हदायत दी, बच्चे का भी पूरा ख्याल रखा जाए, मारवी को भी किसी चीज की कमी ना होने दी जाए, दवाई वक्त पर मिले, खाना अच्छा दिया जाए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन इंतजाम किया जाए। फिर इसने अपना नंबर लिखवा दिया। जिस दिन डिस्चार्ज करना हुआ इस दिन इस नंबर पर इतला कर देना, गाड़ी आ जाएगी, इन्हें आराम से हवेली पहुंचा दिया जाएगा। अस्पताल का हर मुलाजिम जानता था। जारून इस इदारे का सबसे बड़ा ट्रस्टी था। इसकी बात टालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगले 2-2.5 दिन मारवी का खास ख्याल रखा गया, बच्चे की हर जरूरत पूरी कर दी गई। आखिरकार डिस्चार्ज का दिन आ गया। अस्पताल से फोन होते ही हवेली की गाड़ी पहुंच गई। ड्राइवर ने एहतराम से मारवी को गाड़ी में बिठाया। नन्हा बच्चा इसकी गोद में सुकून से सो रहा था। काफी महीनों बाद जब गाड़ी अफंदी हवेली के बड़े दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो मारवी का दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। तकरीबन 9-10 माह बाद वो दोबारा इस जगह वापस आई थी। हर चीज पहले जैसी थी, वही सेन, वही बरामदे, वही पुराने दरख्त, वही लंबे रास्ते। चंद पुराने मुलाजिम इसे देखकर खुश हो गए। सबसे ज्यादा तवज्जो बच्चे ने अपनी तरफ खींच ली। हर कोई एक नजर से इसे देखता, फिर बेख्तियार मुस्कुरा देता। नन्हा सा चेहरा इतना खूबसूरत था कि देखने वाला प्यार किए बगैर न रह सकता था। जारून की हदायत पर मारवी को सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजा गया। हवेली के अंदर एक साफ सुथरा कमरा इसके हवाले कर दिया गया। तमाम जरूरी सामान पहले वहां रखवा दिया गया था। अहमद ने हैरानगी से जारून की तरफ देखा। तुमने इस हवेली के अंदर कमरा क्यों दिया? जारून ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, वैसे भी ये हवेली ज्यादा दिन मेरी नहीं रहनी, बाद में इन्हीं लोगों के नाम कर जाऊंगा, आखिर मेरा है ही कौन? अहमद ने फौरन संजीदा होते हुए कहा, अभी ऐसी बातें मत करो, दुश्मनों को अगर तुम्हारी बीमारी का अंदाजा हो गया तो अभी भी हमला कर देंगे। हम बाहर के मुल्क भी जाएंगे, बेहतरीन इलाज करवाएंगे। जारून हल्का सा मुस्कुरा दिया। बाहर के मुल्क में मेरा कोई खून का रिश्तेदार रहता है जो मुझे बोन मैरो दे दे। अहमद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खामोश होकर रह गया। वो जानता था इस बीमारी के सामने दौलत भी बेबस खड़ी थी। मारवी इन सब बातों से बेखबर अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी गुजारने लगी। बच्चे के कपड़े, दवाइयां, दूध, हर जरूरत वक्त पर पूरी होती, किसी चीज की कमी महसूस न होने दी गई। कई महीनों बाद पहली बार ऐसे यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने इसके थके हुए कदमों को थोड़ा सा सुकून दे दिया हो। हवेली में दिन मामूल के मुताबिक गुजर आता। मारवी अपने कमरे में बच्चे को संभाल रही थी। नन्हा बच्चा इसकी गोद में सो रहा था, चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट थी। ऐसे वक्त एक पुरानी नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मारवी, बीबी आपको एक बात बताऊं? मारवी ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या बात है? नौकरानी ने नजरें झुका ली। जारून साहब की तबीयत बहुत खराब है। मारवी के हाथ रुक गए। क्या मतलब? नौकरानी की आवाज भराई हुई थी। इन्हें कैंसर हो गया। ये सुनकर मारवी के चेहरे का रंग बदल गया।
जैसे किसी ने अचानक इसके कदमों तले जमीन खींच ली हो। कैंसर, ये लफ्ज इसके दिल में तीर की तरह लगा। जारून ने इसके होंठों से बेख्तियार सिर्फ यही नाम निकला। इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो शख्स जिसने इसे बेसहारा हालत में सहारा दिया था, जिसने इसे जुल्म से बचाया था, जिसके लिए इसके दिल में आज भी वही मोहब्बत जिंदा थी, वो शख्स अब जिंदगी की जंग लड़ रहा था। मारवी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ऐसे आज भी जारून से मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जिसे इसने बरसों छुपा कर रखा था, वो मोहब्बत जिसका जिक्र इसने किसी के सामने नहीं किया था। इसने कभी किसी को नहीं बताया था कि वो हवेली से क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, किससे शादी हुई थी, इसकी जिंदगी में क्या तूफान आया था, इसके शौहर के साथ क्या हुआ था। ये सब राज इसने अपने दिल में दफन कर रखे थे। वो अचानक उठ खड़ी हुई, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो जारून के बारे में सोचकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो तेज कदमों से कमरे से बाहर निकली। रास्ते में आंसुओं की वजह से इसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वो किसी से टकरा गई। सामने अहमद खड़ा था। अहमद ने हैरत से इसे देखा। क्या हुआ है तुम्हें? मारवी की सांसें तेज चल रही थीं। जारून को क्या हुआ? अहमद चल में खामोश रहा, फिर इसके चेहरे को देखने लगा। ये बात तुम्हारी समझ से बाहर है, मारवी ने बेकरारी से कहा। मुझे बताएं क्या हुआ है? जारून साहब को। अहमद ने गहरा सांस लिया। इन्हें कैंसर है, बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मारवी की आंखों से आंसू रुक ना सके। अहमद ने धीमी आवाज में कहा, अगर इनका कोई अपना होता, कोई ऐसा रिश्ता होता जो इनका खून होता, कोई औलाद होती, तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था, मगर अब मसला बहुत मुश्किल है। मारवी खामोश खड़ी रही। अहमद की आवाज इसके कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर्स के मुताबिक इनके पास ज्यादा वक्त नहीं, शायद 1.5 साल, शायद 2 साल। इसके बाद अहमद खामोश हो गया। मारवी की आंखें खौफ से फैल गई। इसे लगा जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ वापस आई, दरवाजा बंद किया, फिर बेड के पास बैठते फूट फूट कर रोने लगी। इसके आंसुओं में बरसों का छुपा दर्द शामिल था। इसका दिल सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था, जारून को कुछ ना हो। रात के 12 बज चुके थे। हवेली पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। जारून अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने रखी मेज पर दवाइयां पड़ी थी, हाथ में रिपोर्ट्स थी, आंखों में बेबसी थी। वो मजबूत इंसान जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए फैसले किए थे, आज अपनी जिंदगी के फैसले से बेबस था। जारून ने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की थी कि मौत एक हकीकत है, हर इंसान को एक दिन जाना है, मगर जवानी में जिंदगी खत्म होने का ख्याल इसे अंदर से तोड़ देता था। वो रोता था, खामोशी में आंसू बहाता था। इससे भी जीने की ख्वाहिश थी, इसके भी ख्वाब थे। वो भी चाहता था कि अपने हाथों से अपने ख्वाब पूरे करे। इसे भी अपने आंसू साफ किए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जारून ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो उठा, दरवाजा खोला तो सामने मारवी खड़ी थी। इसकी गोद में नन्हा सा बच्चा सो रहा था। जारून चंद लम्हे से देखता रहा। मारवी की आंखें सुर्ख थीं, चेहरा परेशान था, हाथ कांप रहे थे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है साईं, जारून ने नरम लहजे में कहा। अंदर आओ, ये बच्चा सो रहा है, इसे लिटा दो, फिर आराम से बात कर लेते हैं। मारवी आहिस्ता कदमों से अंदर आई। इसने बच्चे को जारून के बिस्तर पर लिटा दिया। जारून ने सोफे की तरफ इशारा किया, बैठ जाओ। मारवी सोफे पर बैठ गई। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। जारून ने गौर से इसे देखा। क्या हुआ? तबीयत खराब है? अस्पताल जाने तो बताओ। मारवी ने फौरन सर हिला दिया। नहीं साईं, अस्पताल नहीं जाना, मुझे आपको कुछ बताना है। जारून ने परेशानी से पूछा। हाँ बोलो, क्या बात है? मारवी की उंगली आपस में उलझ रही थी, अल्फाज जैसे इसके हलक में फंस गए। वो कई लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, वो जो मैं आज से 9-10 महीने पहले यहाँ से गई थी। जारून खामोशी से देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मारवी किस बात की तरफ इशारा कर रही है। मारवी ने आंसू साफ किए। साईं, आपको बचाने का एक रास्ता है। जारून ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? मारवी ने कांपती आवाज में कहा, ये आपका बच्चा है, आप इसका बोन मैरो ले लें, आपका इलाज हो जाएगा। जारून के चेहरे का रंग बदल गया। वो चंद लम्हे से देखता रहा, जैसे इसने कोई ऐसी बात सुन ली हो जिसका तस्वुर भी मुमकिन ना था। कौन सा बच्चा मारवी, तुम क्या कह रही हो? मारवी की आंखों से आंसू निकल आए। ये सावल है साईं, मैंने इसका नाम सावल रखा है।
ये आपका बेटा है? ज़ारून बेयकीनी से खड़ा हो गया। मारवी, तुम फिर ऐसी बातें कर रही हो जिनका कोई मतलब नहीं बनता। मेरा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक था? मैंने तो आज तक तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? तुम तो कहती थी तुम्हारा शौहर था, वो दुनिया से चला गया। मारवी का चेहरा आंसुओं से भीग गया। मेरा कोई शौहर नहीं था साईं, मैंने झूठ बोला था। ज़ारून के कदम रुक गए। क्या मारवी ने नजरें झुका ली? मेरा कोई शौहर नहीं था, सावल के बाप आप है। ज़ारून के लिए यह हकीकत कबूल करना आसान नहीं था। वो खामोश खड़ा मारवी को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये कैसे हुआ? मारवी, मुझे सब कुछ बताओ। मारवी ने आंसू साफ किए। साईं, वो औरत जो आपकी जिंदगी में आई थी, सोनिया, मुझे इसका नाम आज भी याद है। आप इसके साथ घूमते थे, इसके साथ वक्त गुजारते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं जलती थी, दिल में दर्द होता था, मगर कुछ कह नहीं सकती थी। फिर एक रात मैंने आपको देखा। आप बहुत गुस्से में थे, आप नशे में थे। आप कमरे में गए, मैं छुपकर आपको देख रही थी। आप फोन पर बात कर रहे थे। आप कह रहे थे, सोनिया, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ज़ारून की सांस रुक गई। सोनिया का नाम सुनते इसके जहन में पुराने जख्म ताजा हो गए। मालवी की आवाज कांप रही थी। शायद आपने इसे गम में शराब पी थी। आप थोड़ी देर बाद सो गए। मैं आपके पास आ गई। मैंने सोचा आपका दिल बहुत दुखा है। मैं आपके पांव दबाने लगी। फिर अचानक आपकी आंख खुल गई। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। आप बार बार कह रहे थे, सोनिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा, साईं, मैं सोनिया नहीं हूं, मैं मारवी हूं। मगर आप होश में नहीं थे, आपने मुझे जाने नहीं दिया। मारवी इतना कहकर अपना मुंह हाथों से छुपाकर रोने लगी। ज़ारू ने आंखें खुली की खुली रह गई। आपके ज़हन में वो रात जिंदा हो गई। सोनिया, वो धोखा, वो गुस्सा, वो शराब, वो टूटा हुआ दिल, सब कुछ याद आने लगा। सोनिया वो लड़की थी जिससे वो शादी करना चाहता था। फिर एक दिन इससे मालूम हुआ था कि सोनिया किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक में थी। इसका इत्मीनान टूट गया था। इस रात इसने शराब पी थी, फोन पर सोनिया से रिश्ता खत्म किया था, मगर इसे याद नहीं था कि इस रात इसके गुस्से का निशाना मारवी बन गई थी। ज़ारून के चेहरे पर सदमा था। मारवी ने दोबारा बोलना शुरू किया, इसके बाद मैं यहाँ कैसे रुकती? साईं, सुबह होते मैं चली गई। गांव में कुछ रिश्तेदार थे, इनके पास रहने लगी। मैंने सोच लिया था कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी आपका सामना नहीं करूंगी। फिर जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर आपकी निशानी है, लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाए, मुझे बुरा कहा, मुझे बदकिरदार कहा। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। कुछ महीने दारुल अमान में गुजारे। फिर जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अस्पताल के बाहर बैठ गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था क्या होगा। फिर अल्लाह ने आपको वहां भेज दिया। मैंने आपसे सच नहीं बताया, मैं डर गई थी। मारवी ने बच्चे की तरह देखा। सांवल आपका बेटा है साईं, आप चाहें तो डॉक्टर से सब कुछ मालूम करवा लें। मैंने आपके अलावा कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। ज़ारून खामोश खड़ा था। इसके सामने सिर्फ एक हकीकत थी। मारवी झूठ नहीं बोल रही थी। ये ज़ारून को समझ आ गई थी कि मारवी की बात झूठ नहीं हो सकती। जिस तरह वो हर लम्हा बयान कर रही थी, इसमें बनावट का कोई निशान नहीं था। सारी कड़ियां खुद ब खुद मिल रही थीं। वो रात, वो नशा, वो सोनिया का जिक्र, मारवी का अचानक चले जाना, सब कुछ एक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था। ज़ारून ने मारवी की तरफ हाथ बढ़ाया। इसका मकसद सिर्फ इसे तसल्ली देना था, इसे ये एहसास दिलाना था कि अब वो अकेली नहीं है। मगर मारवी की आंखों में अचानक खौफ उतर आया। वो जैसे हट गई। इसका जिस्म कांपने लगा, जैसे माजी का वो लम्हा दोबारा इसके सामने आ गया हो। ज़ारून रुक गया। इसने महसूस किया कि इसके गलत कदम ने मारवी के दिल में ऐसा खौफ छोड़ दिया था जो इतने महीनों बाद भी खत्म नहीं हुआ था। मारवी के होंठ हिले मगर आवाज ना निकले। अगले लम्हे इसकी आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश होकर गिर गई। ज़ारून घबरा के उसने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना किया, फिर इत्मीनान से बोला, डर की वजह से बेहोश हुई है, बीपी कम हो गया था, अभी भी सी सेक्शन हुआ है, जिस्म कमजोर है, इसलिए ऐसी कैफियत हो जाती है। कुछ दवाएं लिख दी गई हैं, एहतियात की जरूरत है। मारवी पुरसकून सो रही थी। सावल भी अपनी माँ के पास सुकून से सो रहा था। ज़ारून कुर्सी पर बैठा अपना सर हाथों में थामे हुए था। इसके अंदर एक तूफान चल रहा था। इसने अहमद को बुलाया। अहमद कमरे में आया तो ज़ारून ने इसे सारी हकीकत बता दी। अहमद भी खामोश रह गया। कुछ देर तक वो सिर्फ सावल को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, इस बात का यकीन करने का भी एक तरीका है।
صبح DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ زارون نے بچے کی طرف دیکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے احمد، یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی، رپورٹ بھی یہی ثابت کرے گی۔ احمد خاموش رہا۔ زارون کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک ایسی لڑکی کی عزت کو کیسے توڑا جو مجھ سے محبت کرتی تھی؟ کبھی سوچا احمد، جس شخص سے انسان محبت کرتا ہے وہی انسان اگر سب سے بڑی تکلیف دے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ ماروی نے سب کچھ اکیلے برداشت کیا، لوگوں کے الزام، غربت، تنہائی، درد، سب کچھ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کے پاس میری نشانی ہے۔ وہ چاہتی تو میری ماں کے سامنے جا سکتی تھی، وہ چاہتی تو سب کو سچ بتا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ میری عزت بچاتی رہی۔ زارون کی آواز بھر آ گئی۔ اس وقت میری ماں زندہ تھی، وہ سب سنبھال سکتی تھی، وہ بری انسان نہیں تھی، وہ ماروی کے لیے ضرور کچھ کرتی، مگر ماروی نے خاموشی اختیار کی، اس نے سب درد خود برداشت کیا۔ اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر مجھے زندگی ملی تو وہ زندگی ماروی کے نام ہوگی، وہ میری اولاد ہے، وہ میرا ساول ہے، شاید اس لیے اللہ نے آخری وقت میں مجھے اس کی مدد کے لیے وہاں بھیجا۔ احمد نے زارون کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر ایسا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، تیری زندگی بچ سکتی ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میرے دوست زارون نے نم آنکھوں سے احمد کو دیکھا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، میں ماروی سے نظریں کیسے ملاؤں گا؟ میں اس کے نظروں میں اپنے لیے وہ خوف کیسے برداشت کروں گا؟ صبح کی پہلی روشنی حویلی کے پردوں سے چھن کر کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ رات کی پریشانی کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زارون پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، کبھی ماروی کو دیکھتا، کبھی ساول کو دیکھتا، پھر سوچوں میں گم ہو جاتا کہ زندگی نے اسے کتنے عجیب موڑ پر لا کھڑا کیا۔ ماروی کی آنکھ کھلی تو جسم میں پہلے سے بہتری محسوس ہو رہی تھی، کمزوری ابھی باقی تھی مگر رات والی کیفیت نہیں تھی۔ ساول بھی آہستہ آہستہ جاگ گیا، ننی ننی آوازیں نکالتے ہوئے وہ اپنی ماں کے قریب حرکت کر رہا تھا۔ زارون دروازے کے قریب کھڑا خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس حقیقت کو دل سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سامنے اس کی اپنی اولاد موجود ہے۔ ماروی کی نظر اس پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے پھر سہم گئی، مگر زارون نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، ماروی آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کچھ باتیں تصدیق کے لیے ضروری ہیں۔ ماروی نے خاموشی سے سر ہلا دیا، وہ جانتی تھی اب حقیقت چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ دیر بعد زارون احمد کے ساتھ ماروی اور ساول کو لے کر اسے ڈاکٹر کے پاس پہنچا جہاں اس کا علاج چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سب کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، زارون صاحب خیریت ہے؟ زارون چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے پوری بات ڈاکٹر کو بتا دی۔ ڈاکٹر پہلے حیران ہوا، پھر اس نے ماروی اور ساول کو دیکھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگر واقعی آپ کا بچہ ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی امید بن سکتی ہے۔ ہم ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ضروری کارروائی شروع کر دی۔ DNA ٹیسٹ کے لیے نمونے لیے گئے، ساتھ ہی ساول کا بلڈ گروپ بھی چیک کیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا رپورٹ کل مل جائے گی، اس کے بعد ہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ واپسی پر زارون پوری طرح خاموش تھا، اس کی نظریں بار بار ساول پر جا رہی تھیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ زارون نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ماروی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ساول کو اس کی طرف کر دیا۔ زارون نے پہلی بار اپنی اولاد کو گود میں اٹھایا۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ احساس ہی عجیب تھا، ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں ہمیشہ ذمہ داریاں اٹھائی تھی آج پہلی بار کسی ننھی جان کو اپنی باہوں میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ سوچنے لگا، پتہ نہیں میں اس کی جوانی دیکھنے تک زندہ رہوں گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں میں اسے چلنا سکھا سکوں گا یا نہیں، پتہ نہیں میں اسے اپنی انگلی پکڑ کر چلتا دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ اسے ساول کے ماتھے کو چوما، دل میں ایک عجیب سی امید پیدا ہوئی۔ اس دن زارون نے حویلی میں 2 بکروں کا صدقہ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ ساول کا عقیقہ بھی ہوگا۔ حویلی میں کافی عرصے بعد خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ حیران بھی تھے، خوش بھی تھے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ جس گھر میں کچھ دن پہلے بیماری اور خوف کی باتیں تھی وہاں اب ایک ننھی جان کی وجہ سے امید واپس آ رہی تھی۔ اگلا دن زارون کے لیے صدیوں جتنا طویل محسوس ہوا۔ صبح سے اس کی نظریں فون پر تھیں۔ آخر کار ڈاکٹر کی کال آ گئی۔ زارون نے فوراً فون اٹھایا۔ ڈاکٹر کی آواز میں خوشی تھی۔ مبارک ہو زارون صاحب،
रिपोर्ट आ गई है, सावल आपका बेटा है। एक लम्हे के लिए ज़ारून खामोश हो गया, फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि दिल में मौजूद यकीन आज हकीकत बन गया है। डॉक्टर ने मजीद कहा, सिर्फ यही नहीं, सावल का ब्लड ग्रुप भी ए बी नेगेटिव है। ये भी बड़ी खुशखबरी है। ज़ारून साहब, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? आपकी जान बच सकती है। ज़ारून खामोशी से सुनता रहा। डॉक्टर की आवाज में खुशी थी। ऑपरेशन के लिए हमारे पास वक्त है। 1 साल तक हम ये अमल कर सकते हैं। सावल की सेहत बहुत अच्छी है। ऑपरेशन के बाद कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। आपके जिंदा रहने के चांसेस पहले 10% के करीब थे, अब वो 70% तक पहुंच सकते हैं। ये मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुआवजा है। ज़ारून ने फोन बंद किया तो कुछ लम्हे आंखें बंद किए खड़ा रहा। ऐसे महसूस हुआ जैसे जिंदगी ने इसे दोबारा मौका दिया। वो बच्चा जिसे वो कभी जानता भी नहीं था, आज इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गया था। मारवी दूर खड़ी सब देख रही थी। इसकी आंखों में भी आंसू थे, मगर इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, इनमें उम्मीद भी शामिल थी। इस दिन ज़ारून की जिंदगी में पहली बार एक ऐसा दिन आया था जिसने इसे यकीन दिलाया था कि शायद अभी इसका सफर खत्म नहीं हुआ, शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला था। डॉक्टर की हिदायत के बाद सावल की देखभाल का खास इंतजाम शुरू कर दिया गया। ज़ारून जानता था कि इसकी जिंदगी अब इस नन्ही जान से जुड़ी हुई है। इसके लिए वो किसी किस्म की लापरवाही नहीं करना चाहता था। सावल के लिए बाहर से खास दूध मंगवाया गया था जिसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद थी जो इसकी सेहत के लिए ज़रूरी थी। नर्सरी जैसे सफाई का ख्याल रखा जाता था। इसकी खुराक का वक्त मुकर्रर था। हर चीज पर नजर रखी जाती थी ताकि आने वाले वक्त में किसी किस्म की मुश्किल पैदा ना हो। ज़ारून की दवाइयां भी वक्त पर शुरू कर दी गई थी। कुछ अरसा पहले इसने तकरीबन दवाइयां लेना छोड़ दी थी। दिल में यही सोच बैठा ली थी कि जब जिंदगी नहीं बचनी तो इलाज का क्या फायदा, मगर अब हालात बदल गए थे। अब इसके बाद जीने की एक वजह थी। सावल की सूरत में एक उम्मीद थी, मारवी की सूरत में एक जिम्मेदारी थी, इसलिए वो हर दवा वक्त पर लेने लगा था। मारवी दिन रात ज़ारून का ख्याल रखती थी। वो खामोशी से इसकी हर जरूरत पूरी करती थी। दवा का वक्त याद रखती, खाने का ख्याल रखती, आराम का ख्याल रखती थी, मगर इसके दिल में छुपा खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन मारवी ज़ारून के कमरे में पानी का गिलास लेकर आई। साईं, दवा का वक्त हो गया है। ज़ारून ने हाथ बढ़ाया। मारवी ने ग्लास इसके हाथ में देने की कोशिश की। अचानक ज़ारून का हाथ मारवी के हाथ से छूट गया। अगले लम्हे मारवी के हाथ कांपने लगे। ग्लास जमीन पर गिर गया, पानी फर्श पर फैल गया। ज़ारून खामोश हो गया। इसने पहली बार इतने करीब से महसूस किया कि मारवी के दिल में वो हादसा अभी तक जिंदा था। वो जरा सा हाथ बढ़ाता था तो मारवी सहम जाती थी। वो करीब आता तो इसकी आंखों में खौफ आ जाता था। ज़ारून ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से मारवी को देखा। इसे मालूम था वक्त बहुत कम गुजरा था, जख्म बहुत गहरा था। 3-4 महीने गुजर चुके थे, फिर भी मारवी के दिल से वो खौफ नहीं निकला था। इसी रात ज़ारून ने एक फैसला कर लिया। इसने अहमद से बात की कि मैं मारवी से निकाह करना चाहता हूँ। अहमद ने हैरत से इसे देखा। ज़ारून ने धीमे लहजे में कहा, वो मेरी बीवी बन जाएगी। मेरी जिंदगी रही तो मैं इसका हक अदा करूंगा, जिंदगी ना भी रही तो वो मेरी बेवा होगी, मेरे बच्चे की माँ होगी। ये कारोबार, ये जायदाद सब इसके नाम होगी। इसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अहमद ने खामोशी से ज़ारून को देखा। वो जानता था ये फैसला सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं, दिल का भी था। जब मारवी से बात की गई तो वो खामोश बैठी रही। ज़ारून ने पूछा, तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मारवी की आंखों में आंसू आ गए। अब आप अपनी जिंदगी बचा लें साईं। सावल आपका है, मैं कौन हूँ? मुझे ऐसे रहने दें। ज़ारून ने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? मारवी ने नजरें झुका ली। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे ना साईं? आप सोनिया से मोहब्बत करते थे, मुझे कभी अपने काबिल नहीं समझा था, फिर अब मजबूरी में मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती। आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी, पढ़ी लिखी, आपके मुकाम के मुताबिक। ज़ारून चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने आगे बढ़कर मारवी का हाथ थाम लिया। मारवी एक लम्हे के लिए सहम गई। ज़ारून ने नरम आवाज में कहा, डरो नहीं मुझसे। ये अल्फाज सुनते ही मारवी के आंखों में आंसू भर आए। आज वो भागी नहीं, आज वो बेहोश नहीं हुई, बस अपने दिल को मजबूत करती रही।
زارون نے اسے اپنے قریب کیا. تمہیں اس سے اچھی لڑکی مجھے کبھی نہیں مل سکتی. تم میرے بیٹے کی ماں ہو. تمہاری قدر بہت دیر سے سمجھا ہوں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے تو میں زندہ بچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. ماروی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے پہلی بار زارون کی آواز میں سچائی محسوس کی. چند لمحوں بعد وہ خود کو روک نہ سکی. وہ زارون کے گلے لگ گئی. اس کے آنسو برسوں کا درد لیے ہوئے تھے. زارون کی آواز بھی بھر گئی. مجھے معاف کر دو ماروی, مجھے معاف کر دو. میں نے تمہارے سے بہت برا کیا. ماروی روتے ہوئے بولی, مجھے پتا ہے سائیں آپ برے انسان نہیں تھے. حالات خراب تھے, وقت خراب تھا, میں جانتی ہوں. زارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اس دن دونوں کے درمیان برسوں کی دوری ختم ہو گئی. کچھ دن بعد حویلی میں سادگی سے نکاح کی تیاری ہوئی. ماروی نے پہلی بار خود کو اکیلا نہیں محسوس کیا. زارون نے پہلی بار اپنی زندگی میں سکون محسوس کیا. ساول کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر دونوں کو لگتا تھا جیسے اللہ نے انہیں ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے. وقت خاموشی سے گزرتا رہا. زارون کی صحت دن بہ دن بہتر ہوتی گئی. ڈاکٹر بھی مطمئن تھے. ساول کی صحت بہت اچھی تھی. تمام رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ وقت آ گیا جب آپریشن کیا جا سکتا ہے. یہ خبر زارون کے لیے ایک نئی امید تھی. جس دن ساول زارون دونوں آپریشن تھیٹر میں گئے, اس دن ماروی کی حالت سے وہی سمجھ سکتی تھی. اس کا دل بار بار گھبرا جاتا تھا. آنکھیں دروازے پر جمی رہتی تھی. ہاتھ دعا کے لیے اٹھے رہتے تھے. وہ جانتی تھی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے اس نے خود کو اسے دعا کے حوالے کر دیا تھا. وہ خاموشی سے بیٹھی رہی. آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. دل میں یہی دعا تھی کہ اس کا شوہر, اس کا بیٹا سلامت واپس آ جائے. کچھ وقت بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا. ڈاکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. مبارک ہو, آپریشن کامیاب ہو گیا. دونوں بالکل ٹھیک ہیں. یہ سن کر ماروی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے. اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. احمد بھی بہت خوش تھا. اس دن جیسے زارون کی زندگی میں دوبارہ روشنی آ گئی تھی. ریکوری کا وقت بھی بہت اچھے سے گزر گیا. زارون دوبارہ اپنی پرانی صحت میں واپس آنے لگا. پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگا. ساول بھی بالکل ٹھیک تھا. اس سنی جان نے واقعی اپنے باپ کو نئی زندگی دی تھی. ایک رات زارون کمرے میں داخل ہوا تو ماروی ساول کو سلانے میں مصروف تھی. وہ بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی. زارون نے مسکرا کر پوچھا, بچہ سو گیا؟ ماروی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. پھر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. پتہ نہیں سائیں, جب آپ خود سے پوچھتے ہیں کہ بچہ سو گیا تو مجھے آپ سے ڈر کیوں لگنے لگتا ہے؟ زارون آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا. ڈرتی کیوں ہو؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے, کیونکہ آج میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو. ماروی کی آنکھیں جھک گئیں. سائیں ایسی باتیں نہیں کریں. زارون مسکرا دیا. سائیں نہیں, میرا نام لو. تم نے آج تک میرا نام نہیں لیا. ماروی نے دھیرے سے کہا. ہم اپنے شوہر کا نام نہیں لیتے. زارون نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا. اب لینا پڑے گا. اس نے ماروی کا ہاتھ تھاما. مجھے پکارو. ماروی کے ہونٹ کانپنے لگے. پھر آہستہ سے بولی, زارون. یہ ایک لفظ زارون کے دل تک اتر گیا. اسے محسوس ہوا جیسے اسے واقعی ایک نئی زندگی مل گئی ہو. وہ ہر لمحہ جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا آج اس کے سامنے تھا. زارون نے ماروی کو اپنی باہوں میں بھر لیا. اب اسے کسی خوف کی ضرورت نہیں تھی. اس نے دھیمی آواز میں کہا, تو میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو. ماروی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر آسان نہیں تھا, مگر اب اس کے ساتھ وہ شخص تھا جسے وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی. زارون نے ساول کی طرف دیکھا, پھر ماروی کو. میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تم دونوں ہو. ماروی نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی. اس رات دونوں کے دل میں سکون تھا. محبت نے درد کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. ایک نئی زندگی ان کا انتظار کر رہی تھی. تھوڑا وقت گزر جائے گا, وہ وقت جس میں زارون اور ماروی نے بہت سے درد برداشت کیے تھے اب سے خوبصورت یادوں میں بدل چکا تھا. زارون کی زندگی اب پہلے سے کئی زیادہ پرسکون تھی. وہ اپنے کاروبار کو بھی سنبھال رہا تھا اور اپنے خاندان کو بھی وقت دے رہا تھا. سب سے بڑی خوشی اس کی زندگی میں ساول تھا. وہ ننھا سا بچہ جو کبھی اپنے باپ کی زندگی بچانے کی وجہ بنا تھا, اب اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے پورے گھر میں گھومتا تھا. ساول اب چلنا سیکھ چکا تھا. جب بھی زارون گھر آتا وہ بھاگتا, وہ اس کے پاس جاتا, اپنے ننھے ہاتھ آگے بڑھاتا اور خوشی سے آواز لگاتا, بابا بابا. یہ لفظ زارون کے دل کو سکون سے بھر دیتا تھا. وہ ساول کو گود میں اٹھا لیتا, اس کے ماتھے کو چومتا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے اپنی اولاد کی محبت دیکھنے کا موقع ملا. ماروی دور کھڑی دونوں کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے.
کبھی وہ سوچتی تھی کہ شاید اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا، مگر آج اس کے سامنے اس کی پوری دنیا موجود تھی، ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک پیارا سا بیٹا اور ایک گھر جہاں اسے عزت اور محبت دونوں ملی تھی۔ ایک شام زارون اور ماروی پارک میں بیٹھے تھے، سامنے جھیل کا پانی خاموشی سے بہ رہا تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، ساول کچھ فاصلے پر کھیل رہا تھا۔ زارون نے ماروی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ پتہ ماروی، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ ہماری زندگی یہاں تک پہنچ جائے گی۔ ماروی نے مسکرا کر کہا، مجھے بھی نہیں آتا سائی، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میری زندگی بھی اسی دکھ کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ زارون نے آہستہ سے کہا، تم نے بہت برداشت کیا، میں آج بھی سوچتا ہوں کہ تم نے اتنا سب کچھ اکیلے کیسے برداشت کیا۔ ماروی نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں بھی ٹوٹ جاتی۔ زارون نے مسکرا کر کہا، نہیں ماروی، اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں کبھی جینا نہیں سیکھ پاتا۔ تم نے مجھے صرف زندگی نہیں دی، تم نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا۔ ماروی کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ دھیرے سے بولی، سائیں آپ بدل گئے۔ زارون نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو کبھی کمزور نہ پڑے، مگر تم نے سکھایا کہ اصل طاقت محبت میں ہوتی ہے۔ اس وقت ساول بھاگتا ہوا آیا۔ بابا زارون فوراً اٹھا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ ماروی دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ زارون نے ساول کو پیار کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ پھر اس نے ماروی کی طرف دیکھا، اور یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت وجہ ہے۔ ماروی نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ جھیل کے کنارے بیٹھے وہ تینوں ایک مکمل تصویر لگ رہے تھے، ایک ایسا خاندان جس نے دکھوں کے بعد خوشی پائی تھی، جس نے آزمائشوں کے بعد سکون پایا تھا۔ زارون نے ساول کو ایک ہاتھ میں تھاما اور دوسرے ہاتھ سے ماروی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اسے معلوم تھا کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر جب سچا ہو تو ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ اور یہی ان کی کہانی کا سب سے خوبصورت اختتام تھا۔ محبت نے درد کو شکست دے دی، اعتماد نے فاصلے ختم کر دی، اور ایک چھوٹی سی امید نے 3 زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دیا تھا۔